नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम की यूनिट 9 अर्थात सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन एवं कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के हमारे शानदार से वीडियो सीरीज़ के इस वीडियो में हमें चर्चा करनी है विभिन्न संस्थानों के द्वारा बनाए गए रोबोट के बारे में। दोस्तों, इसके पिछले वीडियोस में हमने जाना रोबोट क्या होता है, रोबोटिक्स क्या होता है, रोबोट के संबंध में हमने प्रमुख सिद्धांतों और नियमों की चर्चा भी करी, रोबोट्स के प्रकारों को हमने जाना। उस ही क्रम में आगे बढ़ते हुए अब हमें चर्चा करनी है विभिन्न संस्थानों के द्वारा निर्मित या बनाए गए रोबोट्स के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ हम देखेंगे इसरो के द्वारा विकसित रोबोट। इसरो का फुल फॉर्म आप हमें कमेंट में बताएं। डीआरडीओ के द्वारा विकसित रोबोट, डीआरडीओ का फुल फॉर्म भी। दोस्तों, एक काम करें, फुल फॉर्म के साथ आप इनके स्थापना वर्ष भी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। नासा द्वारा विकसित रोबोट, दोस्तों इसका सिर्फ फुल फॉर्म ही आप हमें बता दें। रोसकॉसमॉस द्वारा विकसित रोबोट और फिर CNSA द्वारा विकसित रोबोट। दोस्तों, इन प्रमुख संस्थानों के द्वारा बनाए गए रोबोट की चर्चा हमें करनी है। शुरुआत हम करेंगे नासा द्वारा विकसित रोबोट से। सबसे पहले बात की जाएगी व्योममित्र की। इसकी चर्चा हम अपने पिछले वीडियोस में भी कर चुके हैं। दोस्तों, व्योममित्र क्यों बनाया गया? यह गगनयान मिशन के लिए बनाया गया। किस प्रकार का रोबोट है दोस्तों? अर्धमानवीय महिला रोबोट है। ध्यान रखें, मानव युक्त गगनयान मिशन हेतु व्योममित्र को बनाया गया। इतना आपको ध्यान रख लेना है। फिर बारी आती है लैंडर विक्रम की। दोस्तों, इसका उपयोग चंद्रयान 2 मिशन में किया गया था। ध्यान रखना है, विक्रम नाम के लैंडर का उपयोग चंद्रयान 2 मिशन में किया गया था। और दोस्तों, इस लैंडर का नाम विक्रम, क्या विक्रम किसके नाम पर रखा? विक्रम अंबालाल साराभाई के नाम पर रखा, जिन्हें हम शॉर्ट में विक्रम साराभाई के नाम से जानते हैं। फिर बारी आती है प्रज्ञान रोवर की। तो दोस्तों, इसका उपयोग भी चंद्रयान 2 मिशन में एक घटक के रूप में किया गया था। रोवर है जिसका नाम प्रज्ञान है। इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक। लैंडर और रोवर, लैंडर का नाम विक्रम, रोवर का नाम प्रज्ञान। इन दोनों का उपयोग चंद्रयान 2 मिशन में किया गया था। व्योममित्र की चर्चा हमने पहले ही कर रखी है। फिर बारी आती है DRDO द्वारा विकसित रोबोट की। उम्मीद है अब तक आप हमें कमेंट सेक्शन में इनके फुल फॉर्म और इनकी स्थापना कब की गई, इतना जरूर बता चुके होंगे। तो ध्यान रखना है, DRDO द्वारा खामोश प्रहरी विकसित किया गया। क्यों किया गया? सरहद, जिसे हम सीमा कहते हैं, देश की बाउंड्री पर निगरानी के लिए किसे बनाया गया? खामोश प्रहरी को। दोस्तों, इनके उद्देश्य को लेकर भी आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। किस संस्थान के द्वारा निर्मित किया गया, उनके नाम को लेकर भी प्रश्न बन सकता है। तो आपको सारी चीज़ों को ध्यान रखना है। और इस पुस्तक में बहुत बढ़िया तरीके से आपके लिए एक साथ कंपाइल कर दिया गया कि इसरो ने किन किन रोबोट्स का विकास किया, DRDO द्वारा विकसित रोबोट कौन कौन से हैं, कौन से रोबोट नासा ने बनाए। इस पुस्तक ने आपके काम को आसान कर दिया। एक साथ सभी रोबोट जो किसी विशेष संस्था या किसी एक संस्था के द्वारा निर्मित हैं, उनको एक ही जगह पर व्यवस्थित रूप में लिख दिया, ठीक। DRDO ने बनाया खामोश प्रहरी। क्यों? सीमा या सरहद पर निगरानी हेतु। फिर दोस्तों, DRDO के द्वारा ही दक्ष रोब बनाया गया। ये क्या करता है?
विस्फोटक उपकरण की पहचान करता है। इससे फायदा क्या होता है? यदि ये नहीं होता तो मानव फिर पहचान करता किस चीज की? विस्फोटक उपकरणों की, जिससे मानव की जान का खतरा बढ़ जाता। लेकिन दक्ष रोब के कारण इस खतरे को कम किया जा रहा है। दक्ष भी बनाया किसने? DRDO ने। दक्ष रोब की हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। फिर दोस्तों दक्ष मिनी बैटरी संचालित ट्रैक्टेड वाहन है। ध्यान रखें, ट्रैक्टेड वाहन है कौन? दक्ष मिनी। फिर बारी आती है नेट्रा की। दोस्तों मानव रहित हवाई वाहन है नेट्रा। क्या? नेट्रा क्या है? हवाई रहित, अरे मानव रहित हवाई वाहन है। किसने बनाया? DRDO ने बनाया। फिर दोस्तों ऑरा, AURA, यह मानव रहित लड़ाकू विमान है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है नेट्रा में और ओरा में। नेट्रा क्या है? नेट्रा है मानव रहित हवाई विमान, और ऑरा क्या है? मानव रहित लड़ाकू विमान। इस प्रकार से नेट्रा दोस्तों हवाई विमान है, ऑरा लड़ाकू विमान है। दोनों को बनाया है DRDO ने। किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन आपको अपने दिमाग में नहीं रखना है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नासा पर एक बार हम फिर से देख लेते हैं। इसरो ने क्या बनाया दोस्तों? इसरो ने व्योममित्र, लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान, ये किसने बनाए? ये इसरो ने बनाए। इसके बाद खामोश प्रहरी, दक्ष, दक्षमिनी, नेट्रा और ओरा, ये किसने बनाए? DRDO ने बनाए। अब बात कर लेते हैं नासा, जो कि USA का संस्थान है, इसके द्वारा विकसित रोबोट। दोस्तों नासा ने बनाया रोबोनॉट। यह मानव सादृश्य अर्थात मानव के समान दिखने वाला रोबोट है, जिसे अंतरिक्ष में भेजा गया। ध्यान रखें दोस्तों, रोबोनॉट किसने बनाया? रोबोनॉट बनाया नासा ने। और ह्यूमनॉइड रोबोट है अर्थात मानव सदृश्य रोबोट है रोबोनॉट। ठीक। फिर बारी आती है माइटी ईगल की। दोस्तों प्रोटोटाइप रोबोटिक लैंडर है। क्या? माइटी ईगल। ठीक। किसने बनाया? नासा ने बनाया। फिर प्रिजर्वरेंस 2020 में मंगल ग्रह पर भेजा जाने वाला रोबोट है प्रिजर्वरेंस। ध्यान रखें, इसे बनाया किसने? नासा ने। क्यों बनाया? इसे मंगलयान में या मंगल ग्रह पर भेजा गया, तो नासा के मंगल मिशन के लिए प्रिजर्वरेंस को बनाया गया। इतना आपको ध्यान रखना है। नासा कहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी है? तो नासा USA की अंतरिक्ष एजेंसी है। ठीक। फिर दोस्तों नासा ने ही बनाया रोजर को। यह चंद्रमा की सतह पर भेजा गया रोबोट है। दोस्तों आपको सबसे पहले ध्यान रखना है किस रोबोट को किस संस्थान ने बनाया। फिर आपका अगला चरण होना चाहिए उसका उद्देश्य क्या था। कुछ महत्वपूर्ण जैसे आपके लिए प्रिजर्वरेंस, रोबोनॉट, यह सभी ध्यान रखने हैं। फिर बारी आती है क्यूरोसिटी रोवर की, मंगल ग्रह पर भेजा गया रोबोट। दोस्तों यहाँ पर तो आपको सब कुछ ध्यान रखना होगा किसने बनाया और किस उद्देश्य से बनाया। तो यहाँ पर क्यूरोसिटी को मंगल ग्रह पर भेजा गया था, किसने बनाया? नासा ने। तो नासा के मंगल ग्रह वाले दो हो गए, एक कौन सा? एक हो गया प्रिजर्वरेंस और दूसरा हो गया क्यूरोसिटी। क्यूरियोसिटी दोस्तों हिंदी में मतलब होता है जिज्ञासा, मतलब मंगल ग्रह पर क्या है, इसी जिज्ञासा के साथ क्यूरियोसिटी नासा ने मंगल ग्रह पर भेजा। ठीक। फिर बारी आती है स्पाइडर नॉट की, मकड़ी के समान अंतरिक्ष मिशन वाहन है, किसने बनाया है? तो नासा ने। फिर बारी आती है वल्क्यरी, मानव सदृश्य है, यह R5 रोबोट के नाम से जाना जाता है। तो यदि प्रश्न आए R5 किसने बनाया या वल्क्यरी किसने बनाया, तब दोनों का आंसर होगा नासा ने बनाया।
फिर बारी आती है सोजार्नर। यह मंगल मिशन में शामिल रोवर है। किसके द्वारा बनाया? नासा ने बनाया। हमने किन किन की बात करी? रोबोनॉट की बात करी, माइटी ईगल की बात करी, प्रिजर्वरेंस की बात करी, रोवर, क्यूरियोसिटी, स्पाइडर नॉट, वल्क्यरी और सोजार्नर की हमने बात करी। ये सभी रोबोट दोस्तों नासा ने बनाए थे अलग अलग उद्देश्यों को ध्यान में रखकर। आपको ध्यान रखना है सोजार्नर, क्यूरियोसिटी और प्रिजर्वरेंस मंगल ग्रह पर भेजे जाने वाले रोबोट हैं। मंगल मिशन नासा का जो था उनमें या उस मिशन में इन रोबोट्स का उपयोग किया गया था। ठीक, चंद्रयान के लिए रोजर दोस्तों, इसको भी ध्यान रख लें। ठीक, अंतरिक्ष में भेजा गया रोबोनॉट मानव सदृश रोबोट था, नासा के द्वारा बनाया गया था। फिर बारी आती है CNSA की कि इसने कौन कौन से रोबोट बनाए। पहली प्राथमिकता ध्यान रखें CNSA। CNSA किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? तो ये चाइना की अंतरिक्ष एजेंसी है। अब इसने कौन कौन से रोबोट बनाए? तो U2 आप ध्यान रखें, चाइनीज स्पेस एजेंसी के द्वारा चंद्रमा की सतह पर भेजा गया रोवर था। ध्यान रखें जो U2 है, चाइनीज स्पेस एजेंसी ने चंद्रमा की सतह पर इसे भेजा था, पहली चीज। दूसरी चीज, तियानवेन फर्स्ट 2020 में मंगल ग्रह पर भेजा गया प्रथम रोबोटिक स्पेस एयरक्राफ्ट है तियानवेन फर्स्ट। प्रश्न आएगा तियानवेन फर्स्ट क्या है? आपको ध्यान रखना है यह रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट है। ठीक, किसका है? चाइना का है। U2 क्या है? चाइना द्वारा चंद्रमा की सतह पर भेजा गया रोवर है। फिर बारी आती है जोहारांग की, 2020 में मंगल ग्रह पर भेजा रोबोटिक लैंडर। ठीक, किसने? चीन ने बनाया। नियो पृथ्वी की निचली सतह में भेजा गया रोबोट प्रोटोटाइप है नियो। 2021 में पृथ्वी की निचली सतह पर नियो फर्स्ट को चीन ने भेजा था। ध्यान क्या रखना है? ध्यान यह रखना है सबसे पहले U2, तियानवेन फर्स्ट, जोहारांग एवं नियो फर्स्ट, इन सब का विकास किसने किया? इन सब का विकास चाइना ने किया। ठीक, और चाइना की किस संस्था ने किया? CNSA ने किया। ठीक, फिर दोस्तों बारी आती है रोसकोसमोस द्वारा विकसित रोबोट की। यह रसिया की USSR जो पहले जिसका नाम था, रसिया की स्पेस एजेंसी है रोसकोसमोस, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसने फेडोर बनाया दोस्तों, रूसी ह्यूमनॉइड रोबोट जिसे अंतरिक्ष मिशन के लिए तैयार किया गया। फेडोर ध्यान रखें किसने बनाया? रोसकोसमोस ने बनाया। कहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी है? रूस की अंतरिक्ष एजेंसी है। क्यों बनाया गया फेडोर को? अंतरिक्ष मिशन के लिए इसे तैयार किया गया। ठीक, उम्मीद है इतनी चीजें क्लियर होंगी। अब बारी करते हैं प्रमुख रोबोटिक संस्थानों की। सबसे पहले बात की जाएगी AAAI की, जिसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ध्यान रखें सबसे पहले आप इसका फुल फॉर्म, एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। स्थापना हुई थी 1989 में, मुख्यालय कैलिफोर्निया USA। आप सबसे पहले ध्यान रखें फुल फॉर्म का, फिर ध्यान रखें हेडक्वार्टर का, और फिर यदि आपको सन याद हो जाए तो आप सन को भी ध्यान रखें। ठीक, भारतीय सन आपको बहुत आवश्यक रूप से ध्यान रखना है, जैसे कि CAIR, इसका फुल फॉर्म भी ध्यान रखना है, सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स। आपको सन भी ध्यान रखना है, वर्ष 1986, और मुख्यालय बेंगलोर में है, यह भी आपको ध्यान रखना है। फिर IFR दोस्तों, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रोबोटिक्स, 1987 में स्थापित, फ्रैंकफर्ट जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय है। फिर RSI रोबोटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया, वर्ष 2011 में स्थापित। फिर
CRA, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन। इंडियन ऑल इंडिया काउंसिल फॉर, AICRA का फुल फॉर्म दोस्तों, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन। कब स्थापित? तो दोस्तों वर्ष 2014 में स्थापित। और हेड क्वार्टर कहाँ पर है दोस्तों इसका? तो नई दिल्ली में इसका हेड क्वार्टर या मुख्यालय है। उम्मीद है इतनी चीजें आपके लिए क्लियर होंगी। अब हम चर्चा कर लेते हैं एडवांस इन रोबोटिक्स अर्थात AIR की। दोस्तों AIR प्रत्येक 2 वर्ष में आयोजित होने वाली रोबोटिक्स सोसाइटी का एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। ठीक, क्या? एडवांस इन रोबोटिक्स दोस्तों हर 2 साल में आयोजित होता है और रोबोटिक्स सोसाइटी का एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है जिसकी चर्चा हम कुछ देर पहले कर चुके हैं। ठीक, यदि बात करें इसके पहले सम्मेलन की तो वर्ष 2013 में पुणे में आयोजित हुआ और छठा सम्मेलन वर्ष 2023 में रोपड़ रूपनगर में आयोजित किया गया। राज्य बताएं दोस्तों, रूपनगर किस राज्य में स्थित है? ध्यान रखें, पहला सम्मेलन किसका? AIR अर्थात एडवांस इन रोबोटिक्स का पहला सम्मेलन वर्ष 2013 में पुणे में, छठा सम्मेलन वर्ष 2023 में रोपड़ में। हर 2 वर्ष में आयोजित होने वाला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है किसका? रोबोटिक सोसाइटी का। दूसरा हुआ था 15 में गोवा में, तीसरा 17 में नई दिल्ली में, चौथा 19 में चेन्नई में, पांचवा 21 में कानपुर में। आपको महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखना है प्रथम सम्मेलन और छठा सम्मेलन जो कि लेटेस्ट है। अगले साल आपका महत्वपूर्ण 7वां हो जाएगा क्योंकि वो लेटेस्ट होगा। अगले साल कहने का मेरा मतलब है जब अगला सम्मेलन आयोजित किया जाएगा अर्थात 2023 के 2 साल बाद अर्थात 2025 में। नहीं तो आप सर कमेंट कर दे अभी कि सर आपने अगले साल कैसे बोल दिया, अगले साल तो 2024 है और आपने कहा था 2 साल में आयोजित होना है, तो हाउ इज इट पॉसिबल? तो दोस्तों अगले साल कहने का मतलब है जब भी अगला सम्मेलन होगा तो 2 साल बाद होगा अर्थात वर्ष 2025 में होगा। बेसिक कॉमन सेंस वाली बात है। फिर बारी आती है भारत में रोबोट का निर्माण करने वाली प्रमुख कंपनियों की। तो सबसे पहले चर्चा की जाएगी भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड या भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। दोस्तों ध्यान से सुने, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड BEL शॉर्ट में नाम आए तब भी कंफ्यूज नहीं होना है। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड BEL बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। बेंगलोर में इसका मुख्यालय है और वर्ष 1954 में BEL को स्थापित किया गया था। फिर ग्रिड बोट्स की बात आती है, वर्ष 2007 अहमदाबाद में इसका मुख्यालय है। फिर बारी आती है स्वायत्त रोबोट्स की, 2009 भोपाल में मुख्यालय। इसे आप जरूर ध्यान रखें क्योंकि मध्य प्रदेश PSC का आपको एग्जाम देना है। और स्वायत्त रोबोटिक्स दोस्तों इसका मुख्यालय या हेडक्वार्टर भोपाल में है। कब बना दोस्तों ये? तो 2009 में स्थापित है। फिर बारी आती है ग्रे ऑरेंज की। तो दोस्तों जो ग्रे ऑरेंज कंपनी है इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है, 2011 में स्थापित है। दोस्तों सन के पीछे आप ज़्यादा मत भागें, आप BEL का सन याद रख लें 1954, आप सन याद रख लें स्वायत्त रोबोट्स का 2009, आसिमोव कोच्चि में इसका मुख्यालय है, 2012 में स्थापित। फिर शस्त्र रोबोटिक्स 2013 कोच्चि में मुख्यालय शस्त्र रोबोटिक्स। फिर सिस्टमैटिक्स दोस्तों ध्यान रखें बेंगलोर में इसका मुख्यालय है। आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना। सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि भाई ये जो कंपनियां हैं रोबोट निर्माण का काम करती है। जब इतना काम हो जाए तो फिर आपको जाना है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड पर, इसका मुख्यालय और इसकी स्थापना याद कर लेनी है। ठीक, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। फिर बात करनी है हमारे मध्य प्रदेश वाली संस्थान की, स्वायत्त रोबोटिक्स या स्वायत्त रोबोट की। दोस्तों आप यहाँ पर इनका उच्चारण देख लें। स्थापना 2009 में हुई, हेडक्वार्टर भोपाल में है। बाकी को भी यदि आपकी क्षमता है आप याद कर सकते हैं तो ज़रूर करें। जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे आपके लिए उतना बेटर होगा। ठीक, फिर दोस्तों बात आती है रोबोट के अनुप्रयोगों की। तो ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, कोई भी व्यक्ति इनके अनुप्रयोग अपने मन से सोच सकता है यदि अपने बाकी सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, बाकी सारी चीज़ें रोबोटिक्स या रोबोट के बारे में जानता है। और वैसे भी इस प्रकार के प्रश्न आपको
मेंस एग्जाम में बनेंगे। फिर भी हम एक बार डिस्कशन कर लेते हैं रोबोटिक्स के अनुप्रयोग, कुछ फैक्ट्स प्रीलिम्स के हिसाब से मिलेंगे तो उनकी चर्चा भी हो जाएगी। तो सबसे पहले दोस्तों इनका उपयोग उद्योग के क्षेत्र में होता है। दोस्तों विनिर्माण क्षेत्र में या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रोबोट का उपयोग लंबे समय से किया जा रहा है। रोबोट की सहायता से उत्पादन में वृद्धि, निरीक्षण, वस्तु का स्थानांतरण आदि किया जाता है। यदि बात करें इन रोबोट्स के उदाहरण की तो दोस्तों पॉइंट टू पॉइंट रोबोट, वेल्डिंग ड्रिलिंग में उपयोगी होते हैं ऐसे रोबोट, पॉइंट टू पॉइंट रोबोट, और पिक एंड प्लेस रोबोट वस्तु के स्थानांतरण में उपयोगी होते हैं। समझ में ही आ रहा है, पिक मतलब उठाना, प्लेस करना मतलब दूसरी जगह पर रख देना, वस्तु के स्थानांतरण में उपयोगी पिक एंड प्लेस रोबोट। फिर बारी आती है शिक्षा के क्षेत्र में। तो दोस्तों शिक्षा के क्षेत्र में रोबोट का उपयोग बहुत अधिक किया जा रहा है। रोबोटिक्स का उपयोग सर्जरी, मरीजों की देखभाल, मेडिसिन रिमाइंडर की सर आपकी मेडिसिन का टाइम हो गया है, इन सारी चीज़ों में होता है। कृत्रिम अंगों के रूप में भी रोबोट का उपयोग किया जा रहा है। उम्मीद है इतनी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। इसके उदाहरण हैं रोबोटिक नर्स रीबा, ये मरीजों की देखभाल करती है दोस्तों, RIBA। और ये रीबा वो वाला रीवा नहीं है जो मध्य प्रदेश का जिला है, ठीक है। रीबा रोबोटिक नर्स है दोस्तों, उसकी स्पेलिंग होती है ये, ठीक। और यहाँ पर रीबा RIBA की बात की जा रही है। यह दोस्तों रोबोटिक नर्स है, मरीजों की देखभाल करती है। फिर साइबर नाइफ रोबोट दोस्तों, रेडियो सर्जरी में इसका उपयोग किया जाता है। किस रोबोट का? साइबर नाइफ का। फिर बारी आती है दोस्तों आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में दोस्तों, तो फिर बाढ़, भूकंप, आग, सुनामी, तूफान जैसी आपदाओं से निपटने के लिए इनका उपयोग करते हैं। एटलस रोबोट DRDO द्वारा बनाया गया। इस रोबोट का उपयोग आग में फंसे व्यक्तियों की सहायता के लिए। कब तक इंसान, अब टेक्नोलॉजी आ गई है तो अब हमें कंबल ओढ़ के आग में जाने की आवश्यकता नहीं है किसी को बचाने के लिए, ठीक। रोबोट्स जाएंगे, वो अपना काम करेंगे, वो ज़्यादा क्षमता के साथ करेंगे, कम समय में ज़्यादा लोगों को बचा पाएंगे। फिर भी यदि आप बचा सकते हैं, रोबोट अपना काम कर रहा है और आप प्रयास कर सकते हैं, कहीं आग लगी हुई है, आप खड़े हैं और संभव है तो आपको भी प्रयास कर लेना चाहिए, ठीक। फिर बारी आती है रक्षा क्षेत्र में उपयोगी। तो दोस्तों रक्षा क्षेत्र में रोबोटिक्स का उपयोग बम और सैनिक गतिविधियों का पता लगाने और सीमा की निगरानी के लिए किया जाता है, ठीक। उदाहरण खामोश प्रहरी रोबोट, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। रक्षा मंत्रालय द्वारा इसे सीमा पर निगरानी के लिए बनाया गया। बनाया किसने है ये बताएं आप। दक्ष रोबोट DRDO द्वारा विकसित बम का पता लगाने के लिए। इन सब की चर्चा हम पहले कर चुके हैं दोस्तों। फिर बारी आती है अंतरिक्ष के क्षेत्र में। तो अंतरिक्ष के क्षेत्र में आर्बिटर्स, रोवर्स, लैंडर्स आदि के रूप में दोस्तों रोबोट का उपयोग किया जाता है। इनकी चर्चा हमने रोवर की बात करी थी, विक्रम लैंडर, प्रज्ञान रोवर की हम चर्चा कर चुके हैं। नासा द्वारा बनाए गए थे, मंगलयान में इनका उपयोग किया गया था, मंगल मिशन में इनका उपयोग किया गया था। इनकी चर्चा हमने पहले ही कर ली है। फिर बारी आती है स्पाइडर नॉट की, नासा द्वारा विकसित मकड़ी रोबोट है ये। माइटी ईगल नासा द्वारा विकसित है, किस प्रकार का है ये हमें कमेंट में बता दें, इसकी चर्चा हमने कर ली है। फिर घरेलू कार्यों में उपयोगी रोबोट, ठीक। घरों में साफ सफाई संबंधी या कोई दिशा निर्देश के लिए या मेहमानों के स्वागत के लिए हम इनका उपयोग करते हैं। इसका उदाहरण रोम्बा वैक्यूम क्लीनर रोबोट, ठीक। तो इस प्रकार से हमने अनुप्रयोग जाने दोस्तों रोबोट के, ये सारे आपके लिए मुख्य परीक्षा में आंसर करने के लिए यदि प्रश्न आता है, पर्टिकुलर प्रश्न के साथ एक प्रश्न अटैच होता है कि अनुप्रयोग भी बताएं आप रोबोट के, तो आप एप्लीकेशन से इस प्रकार से बता सकते हैं दोस्तों। आपको एग्जाम्पल जरूर देना है, जैसे यहाँ पर एटलस एग्जाम्पल है, खामोश प्रहरी रक्षा क्षेत्र का एग्जाम्पल है, स्पाइडर नॉट, रोवर, विक्रम लैंडर, ये सभी अंतरिक्ष क्षेत्र के एग्जाम्पल हैं। चिकित्सा की रीवा एग्जाम्पल है, पिक एंड प्लेस जो है, ये सारे एग्जाम्पल्स आपको डालने होंगे। एग्जाम्पल्स लिखने से आपके उत्तर की या आपके बिंदु की जो पॉइंट आपने दिया है उसकी प्रामाणिकता बढ़ती है। इसलिए उदाहरण होना या उदाहरण याद होना बेहद आवश्यक है। प्रीलिम्स में सीधा एग्जाम्पल से प्रश्न आ जाता है। तो दोनों स्टेज पर, क्षेत्र नहीं, क्षेत्र एक ही है सिविल सर्विस, दोनों स्टेज पर आपके लिए इस प्रकार के फैक्ट्स एग्जाम्पल्स मददगार साबित होंगे। उदाहरण के रूप में सीधा फैक्चुअल प्रश्न आ सकता है, मेंस में आपके आंसर की प्रामाणिकता बढ़ेगी, ठीक। तो आपको ज़्यादा आंसर मिलेंगे, नंबर मिलेंगे, है ना। तो उम्मीद है इतनी चीज़ें क्लियर होंगी। लगातार मेहनत करें, इसी प्रकार से बने रहें हमारे साथ। तब तक ना रुकें जब तक कि आपको आपकी मंजिल प्राप्त नहीं होती। जय हिंद, वंदे मातरम।